नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मनी नाइन के एक खास शो आई ओपनर में। आई ओपनर में हम कोई ना कोई ऐसा मुद्दा, ऐसा टॉपिक उठाकर लाते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी तो होती है लेकिन पूरी जानकारी नहीं होती। हम आपको उस मुद्दे पर पूरे डेटा के साथ, पूरे फैक्ट्स के साथ पूरी सारी चीजें उसकी डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं ताकि आप ये फैसला ले सकें कि आपको अगर उससे जुड़ा कोई काम करना है तो क्या फैसला आपका सही रहेगा। तो आज भी हम एक ऐसे मुद्दा लेके आए हैं और मुद्दा है गाड़ियों से जुड़ा हुआ। दरअसल पिछले 2 महीनों में भारत में गाड़ियों की जो सेल्स है उसमें काफी गिरावट देखने को मिली है और आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ है मेरे सहयोगी संदीप ग्रोवर जी। तो संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो थैंक यू। तो संदीप जी, आप बात कर रहे हैं गाड़ियों की सेल्स की, तो पिछले 2 महीने में क्या ट्रेंड देखा गया है गाड़ियों की सेल्स में, इस पर आपसे जानना चाहेंगे। 2 महीने से लगातार हम देख रहे हैं कि गाड़ियों की जो बिक्री है या कारों की बिक्री उसमें लगातार गिरावट देखने को मिली या फिर धीमापन साफ नजर आ रहा है। एक इसका एक इंडिकेटर है डिस्पैचेस। अब आप कहेंगे कि डिस्पैचेस क्या होता है? डिस्पैचेस यानी कि कोई कंपनी अगर गाड़ी बनाती है, से फॉर एग्जांपल मारुति ने गाड़ी बनाई, वो बनाकर अगर डीलर को वो भेजते हैं तो उस प्रोसेस को वो डिस्पैच बोलते हैं। यानी कि जो कंपनियां गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और डीलर के पास पहुंचाती हैं, वो प्रोसेस डिस्पैचेस है। और डिस्पैचेस की आप बात करेंगे ना, तो जून में डिस्पैचेस 18 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। यानी कि कंपनियों की तरफ से जो गाड़ियां जा रही हैं डीलर्स के पास, वो पहुंच गई हैं 18 महीने के लो पर। जून में डिस्पैचेस 7.5% के आसपास घटे हैं और गाड़ियों का नंबर था 3,12,849 का। अब जून 2024 का नंबर अगर आप देखेंगे, यानी कि 1 साल पहले का जो 7.5% का ड्रॉप है, वो इसलिए है क्योंकि 3,37,757 गाड़ियां भेजी गई थी, डिस्पैच की गई थी कंपनियों की ओर से। अब इसमें भी आप देखेंगे जो डिटेल्स हैं, जो 7.5% का ड्रॉप है डिस्पैचेस में, उसमें जो छोटी कारें हैं या फिर जो एंट्री लेवल कारें हैं, उन पर ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। जो प्रीमियम गाड़ियां हैं, मैं लग्जरी की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रीमियम यानी कि एसयूवी टाइप की जो महंगी गाड़ियां होती हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कि स्थिरता देखने को मिल रही है सेल्स में। वहां गिरावट नहीं आई। ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा दबाव जो है वो छोटी गाड़ियां यानी कि जो एंट्री लेवल गाड़ी होती हैं, वहां पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब आप जून तिमाही की भी बात कर लीजिए। ओवरऑल जो पूरा 3 महीने का समय बीता है तिमाही का, जून तिमाही में जो पीवी यानी कि पैसेंजर व्हीकल डिस्पैचेस आप देखेंगे तो 1.4% यानी कि ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास घटे हैं। 10,11,882 यूनिट हैं जो कि डिस्पैच किए गए हैं। कई तिमाहियों के बाद ऐसा हुआ है जब तिमाही आधार पर हमने देखा है कि जो पीवी डिस्पैचेस हैं उसमें कमी देखने को मिली, क्योंकि नंबर्स हम देख रहे हैं कि लगातार रिकॉर्ड लेवल्स पर आ रहे हैं। लगातार इंडियन मार्केट्स में जो कारों की बिक्री, उसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब मार्च की तुलना में अगर आप देखेंगे, जो मार्च तिमाही थी, मार्च तिमाही की तुलना में जून तिमाही में जो होलसेल बिक्री है ना, वो भी घटी है। वो घटी है 13%। तो मई में पीवी बिक्री 0.8% बढ़कर आई थी, यानी कि धीमापन था, ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिली थी। और मई में जो कार बिक्री है, ये तो पूरे मैं टोटल सेल्स की बात कर रहा हूँ, पीवी बिक्री की। पैसेंजर व्हीकल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें अगर आप केवल कार बिक्री का नंबर देखेंगे मई में, तो 12.2% घटा था। तो ओवरऑल सेल्स 0.8% बढ़ी थी मई में, लेकिन जो कारों की बिक्री है उसमें 12.25% की हमने कटौती देखी थी या फिर कमी देखी थी। और जून में भी नंबर कुछ वैसा ही देखा है। तो 2 महीने लगातार हो चुके हैं जब कारों की बिक्री में हम प्रेशर या फिर जो धीमापन है ग्रोथ में, वो साफ तौर पर देख रहे हैं। ठीक है, तो संदीप जी, आपने पूरे डेटा के साथ बताया कि 2 महीने में क्या क्या ट्रेंड देखने को मिला है गाड़ियों की बिक्री को लेकर। लेकिन अब जब गाड़ियों की बिक्री कम हो रही है तो डीलर्स पे भी इम्पैक्ट आ रहा होगा और जो इन्वेंट्री है वो भी उनकी बढ़ रही होगी। तो इसमें क्या ट्रेंड देखा जा रहा है? जाहिर सी बात, अगर डिस्पैचेस घटे हैं तो सामने मांग नहीं है। मांग नहीं है तो जिसके पास इन्वेंट्री पड़ी है वो बढ़ेगी। और पिछले 1 हफ्ते पहले का ही नंबर है, डीलर्स ने जो इन्वेंट्री का नंबर बताया था, 53 दिन की इन्वेंट्री थी, वो बढ़कर 55 दिन पर पहुंच गई थी। और हो कह रहा है कि अब स्टॉक क्लियरिंग के लिए कुछ डीलर्स की ओर से डिस्काउंट भी दिए जा रहे हैं। अब आपके लिए टेक अवे ये है कि अगर आप गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो शायद अच्छा मौका हो सकता है अगर अच्छे डिस्काउंट्स आपको मिलते हैं। अमूमन ये डिस्काउंट कब मिलते हैं? पहली तिमाही में या फिर ईयर एंडर पे, यानी कि कैलेंडर ईयर की चौथी तिमाही में या फिर फाइनेंशियल ईयर की चौथी तिमाही में। जब कैलेंडर ईयर्स के सेल्स या फिर फाइनेंशियल ईयर्स के सेल्स कंपनियों को बढ़ाकर या फिर अच्छे दिखाने होते हैं, तो उस समय हम देखते हैं कि क्लियरिंग की जाती है कंपनियों की ओर से, डिस्काउंट्स ऑफर किए जाते हैं। लेकिन ऐसा इस तिमाही में या फिर जून जुलाई के महीने में बहुत रेयरली देखने को मिलता है। तो सिचुएशन ऐसी बन गई है कि धीमापन है, इन्वेंट्री बढ़ रही है, तो डीलर्स भी अपने स्टॉक क्लियरिंग के लिए डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं। और पिछली कुछ तिमाहियों से
लो सिंगल डिजिट सेल्स ग्रोथ जो है वो सियाम भी कह रहा है, जो एसोसिएशन है ऑटो डीलर्स की, वो भी ये कह रहे हैं कि जो ग्रोथ है वो काफ़ी धीमी देखने को मिल रही है। तो इन्वेंट्रीज बढ़ रही हैं डीलर्स के पास, डिस्पैचेस कम हो रहे हैं, लोगों की तरफ से ऑफटेक कम है, डिमांड कम है, तो उसका इम्पैक्ट आप देखिए डिस्काउंट्स के रूप में दिख रहा है। तो अगर आपके पास आप प्लान कर रहे हैं गाड़ी खरीदने के बारे में, वैसे भी 100 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट में कट हो चुका है, तो ऑटो लोन तो सस्ते हुए हैं और ये डिस्काउंट अगर मिलते हैं तो फिर अच्छा मौका है। बिल्कुल, मतलब अगर अमूमन हम देखें तो नवंबर दिसंबर या फिर इधर अगर हम देखें तो मार्च के आसपास डिस्काउंट ऑफर किए जाते हैं डीलर्स की तरफ से, लेकिन ये जो जून जुलाई में हम ये जो इस टाइम देख रहे हैं ये बहुत कम देखने को ये मिलता है। लीन पीरियड होता है, आपको सही बताऊं, जब मार्च वाला क्वार्टर खत्म होता है ना, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, तो उसके बाद जो पहला क्वार्टर होता है वो लीन माना जाता है। कुछ प्लानिंग्स या फिर जो ऑफटेक है वो थोड़ा सा कम रहता है, फिर पिकअप करता है Q2 ऑनवर्ड्स, जब त्योहारी सीजन आता है, तो उस लिहाज से वैसे भी लीन पीरियड होता है। लेकिन इस पीरियड में लीन पीरियड होने के बावजूद भी कोई डिस्काउंट्स नहीं ऑफर किए जाते हैं, जैसा हम इस बार देख रहे हैं कहीं कहीं। ठीक है, तो सर ये जो सेल्स जो घटी है कारों की, जैसे आपने बताया था कि एंट्री लेवल, और क्या लग्जरी कारों पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है? बिल्कुल दिखा है, लग्जरी कारों की भी बिक्री अगर आप देखेंगे वो धीमी पड़ी है। H1CY25 यानी कि इस पूरे कैलेंडर ईयर का जो पहली छमाही है, जो 2 क्वार्टर बीते हैं, उसमें इनकी जो बिक्री है वो केवल 0.2% के आसपास ही बढ़ी है। H1CY25 का नंबर मैं आपके सामने रख देता हूँ, केवल 22,900 लग्जरी गाड़ियां ही बिकी हैं, आधे साल का जो नंबर है। मैं आगे बताऊंगा आपको कि पिछले साल या पिछले कुछ सालों के नंबर्स किस तरह के हैं, लेकिन ये बात साफ है कि अगर नॉर्मल गाड़ियां, पैसेंजर व्हीकल की सेल घटी है या फिर धीमी पड़ी है, तो उसका इम्पैक्ट हमने लग्जरी गाड़ियों पर भी देखा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक फिनोमिना है, ऐसा नहीं है कि केवल आपकी जो नॉर्मल गाड़ियां हैं या फिर पैसेंजर व्हीकल्स हैं वहीं पर इम्पैक्ट है, लग्जरी कार्स पे भी इम्पैक्ट है इसका, और मैं आपको आके एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ आ भी जाएगा कि क्यों ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक फिनोमिना है। ठीक है, तो लेकिन ये सर ये जो सेल्स घट रही हैं इसके पीछे रीज़न क्या है? कोई तो कारण होगा कि लोग गाड़ियाँ खरीदने नहीं जा रहे हैं, या क्या इसके पीछे बड़ा रीज़न देखने को मिल रहा है? इसमें ना आप देखिए कि एक साइकिल होता है ना हर चीज़ का जी। अगर एक कोई चीज़ ऊपर जाएगी, एक लिमिट है ना, उसके बाद फिर नीचे आएगी। तो एक साइकिल शायद कंप्लीट हुआ है, आप ये मानिए ऑटो सेक्टर में जो सेल्स का था, 8 महीने से लगातार कार बिक्री बढ़ रही थी, और कई सालों से इनफैक्ट आप देख रहे थे कि 2-3 साल से लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रही थी कार बिक्री। तो एक हुआ क्या है ना कि आप थोड़ा ध्यान से समझिए इस चीज़ को, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो होती है ना, जिसमें आपके हाथ में है कि आपको वो खर्चा करना है या नहीं करना है, जिसमें कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, जैसे लिकर है वो आपके हाथ में है, साबुन, तेल, रोजमर्रा की चीजें, नमक, दाल, चीनी आपको खरीदना ही है, उसमें आपकी कोई डिस्क्रिशन नहीं है, आप उसे रोक नहीं सकते हैं, कम कर सकते हैं लेकिन खरीदनी तो पड़ेगी। घर में चाय बनेगी, खाना बनेगा, तेल चाहिए आपको, नमक चाहिए, दालें चाहिए, आटा चाहिए, ये तो हमारी ज़रूरत है, चाहिए। अब कार हमारी जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें चाहिए, उसके बिना जीवन नहीं चलेगा। बिल्कुल। लिकर जी डिस्क्रिशनरी है, आपको कंज्यूम करना नहीं करना आपके ऊपर है, गाड़ी लेनी नहीं लेनी है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में आती है। तो जो डिस्क्रिशनरी खर्चे हैं ना, उसमें कमी हुई है, और उसका इम्पैक्ट हमने जो शहरी मांग है, जो अर्बन डिमांड है ना, उस पर देखा है। तो अर्बन डिमांड की वजह से आप देख रहे हैं कि जो कार सेल्स है उसमें हम इम्पैक्ट देख रहे हैं। और इस साल जो सैलरी हाइक्स है ना, वो जो पिछले कुछ सालों की स्ट्रांग ग्रोथ हमने देखी है सैलरी हाइक्स में, उसको मैच नहीं कर रहा है। मतलब सैलरी क्या इस बार नहीं बढ़ने वाली फिर? मेरे मुंह से बुलवाएंगे। सर जानना चाहते हैं जो मैंने पढ़ा है, जो ऑब्जर्वेशंस है, जो एजेंसियां फील्ड पे जाके या फिर जो सर्विस करती हैं, उससे निकल के आ रहा है वो यही है, पिछले कुछ सालों में जो सैलरी हाइक्स हैं वो बहुत स्ट्रांग रही है, उसको मैच नहीं कर पा रही है इस बार की सैलरी हाइक्स। तो आपके हाथ में पैसा नहीं है या आपकी सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है, तो फिर आप जंप द गन नहीं करते ना, कि आगे बढ़ चढ़कर खरीदारी नहीं करते हैं। और पिछले 3 वित्त वर्ष से अगर आप देखेंगे, फाइनेंशियल ईयर से देखेंगे, तो रिकॉर्ड हाई पर रही है इस सेक्टर की बिक्री, पिछले 3 साल का जो डेटा है। इनफैक्ट सस्ते ऑटो लोन, जैसे मैं कह भी रहा था, 100 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट में कट हुआ, और दूसरा इनकम टैक्स में जो कमी हुई है 12 लाख न्यू रिजीम में, उसका फायदा नहीं मिला अभी तक सेक्टर को। उम्मीद थी कि वो फायदा आएगा, लेकिन वैसा नहीं देखने को मिला। और पिछले साल जो मैं पिछले 3 साल के आपको बता रहा हूँ ना नंबर्स, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स के, उसमें ग्रोथ देखिए किस तरह की हुई है। FY23 में 27% की ग्रोथ थी, उसके अगले साल में फिर 0.9% की ग्रोथ थी। FY25 में भी देखिए ऊंचा बेस था, उसके बावजूद भी 2% की ग्रोथ हमने देखी। अब वो जो बेस है ना, वो बेस भी दिक्कत कर रहा है।
अब जो इस वित्त वर्ष की बात है जिसमें हम बैठे हैं अभी FY 26 में, जो अनुमान है वो ये है कि 1 से 2% मॉडेस्ट ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो धीमापन तो लाजमी है ना, बेस काफ़ी बड़ा है, सैलरी हाइक्स उस हिसाब से नहीं हो रही है, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स जो है वो उतने स्ट्रांग नहीं है या फिर रोके जा रहे हैं, हाथ खींचा जा रहा है उनसे, जिस वजह से हम देख रहे हैं गाड़ियों की डिमांड इतनी स्ट्रांग नहीं है जैसा हमने पिछले कुछ समय में देखा है। अच्छा, इसके पीछे एक जो माइंडसेट वो ये भी हो सकता है कि जैसे जो आम पब्लिक है वो चाहती है कि जब त्योहार आते हैं तो उसको ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, तो वो ज़्यादा डिस्काउंट के चक्कर में इन महीनों में इंतज़ार करता है कि भाई दिवाली आ जाए या कोई और दशहरा आ जाए, कोई और त्योहार आए ताकि उनको ज़्यादा डिस्काउंट मिल सके। तो क्या ये रीज़न तो नहीं है कि इन महीनों में डिमांड कम हो गई है गाड़ियों की, बिक्री कम हो गई है और वो लोग आगे उसको उसकी पूर्ति करें? नहीं, होता है, हर किसी के मन में ये होता है कि जी। अच्छे दिन आएंगे, शुभ दिन आएंगे, त्योहारी सीजन में हम बिल्कुल। गाड़ी की डिलीवरी लें, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, कोई जी। रक्षाबंधन का त्योहार हो, जिससे एक्चुअली फेस्टिव बिल्कुल। सीजन किक ऑफ होता है। ये होता है, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा कि जो Q1 होता है ना, ये जो आप मानिए अप्रैल से लेकर जून का पीरियड होता है, ये लीन पीरियड होता है। एक तो डिस्काउंट ज़्यादा होते हैं, लोग जिसको नहीं भी लेनी होती वो थोड़ा प्री प्लान भी कर लेता है कि अरे डिस्काउंट अच्छे मिल रहे हैं, ईयर एंडर या फिर फाइनेंशियल ईयर एंडर जो आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं उससे आप कुछ प्री प्लान भी कर लेते हैं या फिर थोड़ी डिमांड शिफ्ट भी हो जाती है, पहले आ जाती है, तो वो भी इम्पैक्ट आता ही आता है। लेकिन जहाँ तक लग्जरी गाड़ियों की बात है ना, हमने नॉर्मल गाड़ियों की तो बात कर ली, अब लग्जरी गाड़ियों की बिक्री क्यों घट रही है? अब लग्जरी गाड़ियाँ तो बहुत बड़े वाली साइज़ की होती हैं, मतलब क्वांटम भी जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, फिर आप कहेंगे इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आप तो कहते हैं कि इनके ऊपर तो महंगाई का या फिर इंटरेस्ट रेट का, मेरा ऑटो एक्चुअली लोन। यही सवाल था कि जो लग्जरी गाड़ी खरीद रहे हैं उनको मतलब सैलरी से या इन चीज़ों से कोई इम्पैक्ट तो पड़ नहीं रहा होगा, क्योंकि अगर वो गाड़ी के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं उनको तो ब्याज दरों से भी कोई फर्क नहीं बिल्कुल, पड़ता। तो फिर लग्जरी जो कारें हैं इनकी क्यों सेल्स घट रही है? उनको फर्क पड़ता है शेयर बाजार से, फाइनेंशियल मार्केट से, उठापटक से, जो अनसर्टेनिटी चल रही है शेयर बाजार में, उससे फर्क पड़ता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है ना, जो माहौल खराब हो रहा है, उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि ये बड़े लोग होते हैं, ग्लोबली कनेक्टेड होते हैं या फिर इनका ट्रांजैक्शंस बड़े होते हैं, तो आसपास जो चीज़ें होती है, जो सेंटीमेंट होता है ना, वो इनको जरूर ड्राइव करता है। अब 2024 तक आप देखेंगे तो रिकॉर्ड स्तर पर थी लग्जरी कारों की बिक्री। तो जैसे पैसेंजर व्हीकल्स में हम देख रहे हैं ग्रोथ, लग्जरी कारों में भी ग्रोथ हो रही थी। तो 2024 में अगर आप देखेंगे तो भारत में कुछ 50,000 लग्जरी कारें बिकी थी, ये अब तक का हाईएस्ट लेवल है। 2020 से आप देखिए, जब कोविड वाला साल था, केवल 20,500 गाड़ियाँ बिकी थी, फिर बढ़कर 28,600 हुई, वो नंबर बढ़कर 38,000 हो गया 2022 में, 48,000, फिर 50,000 का नंबर भी आ गया, और अभी मैंने आपको नंबर बताया था 22,900 का, जो अभी तक का H1 का नंबर है। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले साल जितनी गाड़ियाँ बिकी थी उसकी आधी भी नहीं बिकी है पहले 6 महीने में। 25,000 भी नहीं पहुंचे, 23,000 भी नहीं पहुंच पाए इनफैक्ट। तो धीमापन साफ तौर पे दिख रहा है, और इसीलिए मैं कह रहा था, इन नंबर से अब आपको कहानी क्लियर हो जाएगी कि क्यों ये मैं कह रहा था कि ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक फिनोमिना है, ना केवल पैसेंजर व्हीकल, बल्कि जो लग्जरी गाड़ियां हैं उनकी सेल्स में भी प्रेशर है, धीमापन है, या फिर लोग अपना हाथ खींच रहे हैं। तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक ही 2 महीने से हम देख रहे हैं लोगों ने अपना हाथ खींचा है, जिससे आपको धीमापन साफ तौर पर नजर आ रहा है इस सेक्टर में। तो क्या कोई उम्मीद की कोई किरण दिख रही है कि इस सेक्टर में तेजी आएगी, कारों की बिक्री जो है उसमें सुधार हो सकता है, कुछ ऐसी उम्मीद अभी नजर आ रही है? ये मुझे पता था सवाल आपकी तरफ से आ ही रहा है, पहले भी आपने पूछने की कोशिश की है। देखिए, है उम्मीद तो आस में इंसान कायम है, हमेशा ही रहती है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ, तो Q2 जैसे मैंने पहले भी कहा, ये जो जून का महीना खत्म हो गया, ये तिमाही पहली खत्म होगी, अब जो जुलाई से महीना शुरू हुआ या फिर दूसरी तिमाही शुरू हुई ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये वही तिमाही है जिसमें त्योहारी सीजन भी आता है आपका। और जैसा आपने पूछा भी कि त्योहारी सीजन में यूजुअली ऐसा होता है कि डिमांड बढ़ती है, क्योंकि लोग अपनी डिलीवरीज उस तरफ स्क्यू करते हैं कि हमारी डिलीवरी जो है गाड़ी की वो उस तरफ आती हुई दिखे। पहला क्वार्टर लीन रहता है, उसके बाद फिर से नई जो प्लानिंग्स हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो बिक्री में सुधार के लिए अब 3 ट्रिगर हैं कंपनियों के पास, या फिर जो कंपनियां उम्मीद कर रही है ना, वो 3 चीज़ों पे कर रही है। एक तो आप जैसे कह रहे हैं त्योहारी सीजन, 9 अगस्त को रक्षाबंधन है, बिल्कुल, और यहीं से वो सीजन स्टार्ट हो जाएगा, किक ऑफ हो जाएगा, बिल्कुल। तो आपका त्योहारी सीजन शुरू हो जाएगा, वहां से एक पिकअप आना शुरू हो जाएगा। तो जुलाई का महीना जैसे तैसे निकाल लीजिए, अगस्त से आपका जो त्योहारी सीजन पिकअप होगा, एक इनको उम्मीद है वहां से कि आपकी जो सेल्स है वो फिर पिकअप होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, इस बार जो मानसून है बेहतर है, यानी कि एवरेज से ज़्यादा है, औसत से ज़्यादा है। तो मानसून अच्छा रहेगा, बुआई अच्छी होगी, फसलें अच्छी होंगी, तो रूरल इंडिया, जो छोटी कारें मैंने कहा ना, जो एंट्री लेवल गाड़ियाँ होती हैं, या फिर टू व्हीलर्स उसमें ऐड करते हैं, टू व्हीलर्स में भी है इनफैक्ट ये फिनोमिना। तो रूरल अगर आप देखेंगे, जो ग्रामीण भारत है, एंट्री लेवल गाड़ियाँ, टू व्हीलर्स, ये डिमांड वहीं से आती है ज़्यादा।
शहरी लोग ज़्यादा आपको एसयूवीज की तरफ, लग्जरी गाड़ियों की तरफ ज़्यादा, सीडान, थोड़ा बहुत सीडान की तरफ जी, जैसे आप भी ड्राइव करते हैं जी तो एंट्री लेवल गाड़ियों के लिए या फिर टू व्हीलर्स के लिए ग्रामीण भारत से पुश आता है, और वो आएगा अगर अच्छा मानसून रहेगा। भाई बिल्कुल। किसानों के हाथ में पैसा होगा, अच्छी बुआई होगी, अच्छी जी। फसल होगी, कटाई के बाद पैसा हाथ में आएगा, तो वहीं से जितना डिमांड ज़्यादा आती पैसा आएगा होगी। उतना वो खर्च कर और सकते तीसरा हैं। है सस्ता ऑटो लोन। जी, भाई लग्जरी वालों को नहीं फर्क पड़ता, लेकिन बाकियों को तो पड़ता है। बिल्कुल। अब आपका अगर ऑटो लोन 1% 1.5% सस्ता हो जाएगा, आपकी ईएमआई पे उसका इम्पैक्ट दिखेगा, बिल्कुल। रिफ्लेक्ट करता है। भाई इंडियन कस्टमर बहुत प्राइस सेंसिटिव है, जी, बहुत ईएमआई सेंसिटिव है। भाई कितनी ईएमआई देनी पड़ेगी, जहां वो 9,000 की ईएमआई 7, 7,500, 8,000 पे आएगी, बिल्कुल। फर्क तो पड़ता है। बिल्कुल फर्क ऐसा नहीं पड़ता है कि 1,000 रुपये मायने नहीं रखते जी। हैं, रखते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर ऑटो कंपनियां दारमदार लगाकर बैठी हैं कि Q2 से सेल्स इंप्रूव हो जाएगी। चलिए, तो सर अब आपने बता दिया कि जो गाड़ियों की सेल्स है पिछले 2 महीनों में कैसी रही है, कि पूरे डेटा के साथ हमने आपको बताने की कोशिश करी है कि क्या इम्पैक्ट इस सेक्टर पर देखने को मिला है और क्या आने वाले समय में इस सेक्टर में तेज़ी देखने को मिल सकती है या फिर नहीं। और हाँ, अगर आप गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि इस वक्त डीलर्स के पास जो है वो इन्वेंट्री बढ़ रही है और इस चक्कर में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं ताकि उनकी इन्वेंट्री कम हो सके, गाड़ियाँ ज़्यादा बिक सकें। तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, भले ही सेक्टर के लिए ये थोड़ा अच्छा मौका फिलहाल नहीं है। लोन तो सस्ते हैं ही। बिल्कुल, लोन सस्ते हैं, इसका भी फ़ायदा आपको मिलेगा और जो टैक्स की हमने बात की थी 12 लाख तक जो छूट है, उसका भी फ़ायदा आपको मिलेगा। तो यहाँ पर 2-3 फ़ायदे आपको बड़े मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप गाड़ी खरीदने की अगर प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा समय हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना प्यार यूं ही मनी 9 पर बनाए रखिएगा और आई ओपनर को भी यूं ही अपना प्यार देते रहिएगा। अगर आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो मनी 9 के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।